शहर बानो में जाने क्या बात थी कि मुश्ताक अहमद 2 ही दिन में इसके साथ घुल मिल गया था। इसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि मुश्ताक अहमद की शहर बानो जैसी ही बेटी थी। चंद सालों से इसके साथ वो मिल भी नहीं सका था। शायद बेटी की मोहब्बत की वो प्यास शहर बानो के करीब आने की वजह बनी थी। शहर बानो को भी मुश्ताक अहमद अच्छा इंसान लगा था, जिसकी नीयत और दिल का खुलूस बिल्कुल खालिस था। शहर बानो का दिल कई बार चाहा कि वो एहतशाम के बारे में मुश्ताक अहमद को आगाह कर दे ताकि इसके ख़तरनाक इरादों से बच सके, लेकिन इसे ये भी डर था कि मुश्ताक अहमद को इसकी बात पर यकीन आ जाएगा, कहीं एहतशाम के बारे में सुनते ही वो इसे घर से ही ना निकाल दे। शाम को जब शहर बानो और मुश्ताक अहमद इधर उधर की बातें कर रहे थे तो शहर बानो ने मौका महल देखते हुए बात का आगाज़ कर ही दिया। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकती हो, मुश्ताक अहमद ने जल्दी से कहा। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज़ ही ना हो जाएं। शहर बानो बोली। मैं नाराज़ नहीं हुआ करता, तुम जो बात कहना चाहती हो बेखूब कह सकती हो। मुश्ताक अहमद मुस्कुराया। कुछ देर सोचने के बाद शहर बानो ने बात का आगाज़ किया। आपको एहतशाम साहिब पर कितना एतमाद है? एक पल का भी एतमाद नहीं है। इसकी बात सुनते ही मुश्ताक अहमद ने मतानत से बिला तामुल जवाब दे दिया। आपको उन पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है? यह बात शहर बानो की तोक़ों के खिलाफ थी। वो नहीं जानती थी कि इसे मुश्ताक अहमद से ऐसा जवाब मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी नाक के नीचे क्या कर रहा है मुझे मालूम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास काम करने वाला कोई नहीं है। इसको निकालूंगा तो कोई और भी इससे ज़्यादा ख़तरनाक इरादों के साथ मेरे दायरे में खड़ा हो जाएगा। फ़िलहाल तो मैं एहतशाम को काबू करने का सोच रहा हूँ। मुश्ताक अहमद के चेहरे पर गहरी मतानत आया हो गई थी। क्या आपको सब कुछ पता है? तुमको क्या पता चला है? तुम 2 ही दिन में मुझसे एहतशाम के बारे में पूछ रही हो। मुझे जो पता चला है, बल्कि मैंने इनकी बातें सुनी है, वो अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? शायद वो आपको। हाँ बोलो, क्या मुझे? शायद वो आपको। शहर बानो की ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। वो डर भी रही थी कि मुश्ताक अहमद बात सुनते ही भड़क न उठे। इसके दानिश में था कि मुश्ताक अहमद महज ये जानता था कि एहतशाम कारोबार में गड़बड़ कर रहा है, जबकि वो इसको जान से मारने की मनसूबाबंदी कर रहा था। क्या तुमने ये तो नहीं सुना कि मुझे जान से मार देने की मनसूबाबंदी कर रहा है? मुश्ताक अहमद ने खुद ही ये बात कह दी। शहर बानो ये बात सुनते ही चौंकी। मुश्ताक अहमद फिर बोला, मुझे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। मेरे सारे कारोबार का वारिस बनना चाहता है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं आया, वरना मैं इस एहसान फरामोश को जेल की हवा खिला दूं। मैंने इनकी सब बातें सुनी है। बातें सुनना कोई सबूत नहीं है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि एहतशाम खुद ब खुद जाल में आ जाए, वरना आज अगर मैं बात करूं तो वो साफ मुकर जाएगा। कई सालों से हम एक साथ देखने वाले लोग भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप इत्मीनान से बस देखते ही जा रहे हैं। शहर बानो मुतफक्किर हो गई। इसका क्या हल करूं? मुश्ताक अहमद के चेहरे पर गहरी मतानत थी। वो सोचने लगा, फिर अचानक वो एकदम चौंका। एक अजीब ख्याल ने मुश्ताक अहमद को चौंका दिया था। मुश्ताक अहमद जब किसी काम को करने की ठान लेता है तो वो बड़े से बड़ा ख़तरा मोल लेने से भी दरेग नहीं करता था। इसने शहर बानो की तरफ देखा और बोला, एक तरीके से वो सामने आ सकता है। अब तक जो वो मेरी आस्तीन का सांप बना हुआ है, वो इसी तरीके से बाहर निकल सकेगा। इससे यकीनन बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं? देखो, मैंने तो अपनी बेटी कहा है ना। जी हाँ, तुम मेरी बेटी बनकर मुझे दिखाना। मुश्ताक अहमद ने अपना मोबाइल निकाला और अपने वकील को फ़ोन करने लगे। शहर बानो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुश्ताक अहमद ने इसे हाथ के इशारे से रोक दिया था। मुश्ताक अहमद ने वकील को भी इस वक्त अपने पास बुला लिया था। शहर बानो की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं। अभी मुश्ताक अहमद ने फ़ोन बंद ही किया था कि एक बार फिर इसका फ़ोन बजने लगा। मुश्ताक अहमद ने फ़ोन कान से लगाकर सुनकर बोला, मलिक साहिब, आपने भी खूब याद दिलाया है। कल मैं खुद आपके पास पहुंचूंगा। बहुत दिन में घर से नहीं निकला, इस बहाने सैर भी हो जाएगी, और अगर आप मेरी वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इसके बारे में भी बात हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ मेरी बेटी भी होगी। ठीक है, कल मुलाकात होगी। फ़ोन बंद करते मुश्ताक अहमद ने शहर बानो की तरफ देखते हुए कहा, कल नाश्ते के बाद तैयार रहना, हम एक गाँव जा रहे हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर मुश्ताक अहमद का वकील आ गया। मुश्ताक अहमद इसे अपने कमरे में ले गया और इसके साथ बातचीत करता रहा। मुश्ताक अहमद की बात सुनकर वकील का चेहरा हैरतज़दा हो गया था।
जब मुश्ताक अहमद सारी बात कह चुका तो वकील ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुश्ताक अहमद अपनी बात पर कायम रहा। लाचार वकील ने एक कागज़ पर कुछ तहरीर किया और फिर वहाँ से चला गया। मुश्ताक अहमद का वकील जानता था कि मुश्ताक अहमद ऐसे कई फैसले इससे कबल भी कर चुका था। वो अपने हर फैसले में कामयाब रहा था। वकील के अंदेशे कई बार गलत साबित हो चुके थे। इसने अपने तय समझाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो जानता था कि मुश्ताक अहमद का ये रिस्क भी इसे कामयाब कर देगा। मुश्ताक अहमद अजीब खेल खेलने जा रहा था। जुनैद और सहर बानो का फरार हाशिम ज़ुबैरी की ज़िद बन गया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा था। हाशिम ज़ुबैरी तो शुरू दिन से ही अपनी ज़िद का गुलाम था। इसकी ज़िद में आकर जाने कौन कौन बेगुनाह मारा जा चुका था, लेकिन कभी इससे कबल हाशिम ज़ुबैरी को ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा था कि इसका कोई मामूली गुलाम इसकी दस्तरस से इस तरह फरार हुआ हो, और ऐसा फरार हुआ हो कि फिर इसके बावजूद कोशिश के शक्ल ही दिखाई न दी हो। उसे सहर बानो पर भी बहुत गुस्सा था, और इसके अलावा जो कीमती हीरे और करेंसी वो लोग अपने साथ दे गए थे, इनका गम निश्तर की तरह हर लम्हा हाशिम ज़ुबैरी को काट रहा था। हाशिम ज़ुबैरी बेइख्तियार था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जुनैद और सहर बानो को अपनी गिरफ्त में करे। पुलिस भी नाकाम हो गई थी। जुनैद के खिलाफ इसने जो झूठा मुकदमा तैयार किया था वो भी रायगा गया था। हाशिम ज़ुबैरी अपनी जगह सीख पा था तो इसकी बेटी सानिया के लिए दुनिया बेरंग हो गई थी। इससे ज़फ़र को चाहा था और ज़फ़र अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो इसके गम में घुलती जा रही थी। हाशिम ज़ुबैरी ने इसको बता दिया था कि ज़फ़र को मारने वाला जुनैद है। सानिया सारा दिन और रात अपने कमरे में कैद होकर रह गई थी। वो अपनी माँ के पास भी जाती थी तो खोई हुई बैठी रहती थी। इसकी माँ इससे बार बार सवाल करती थी कि क्या बात है। सानिया इस सवाल को जवाब देने के बजाय सोचते हुए उठकर कमरे से निकलती और अपने कमरे में बंद हो जाती थी। इसकी माँ मुमताज़ बेगम इसके लिए काफ़ी फिक्रमंद हो गई थी। हाशिम ज़ुबैरी का डसा हुआ डॉक्टर फ़ाकत भी अपने रिश्ते हुए ज़ख्म को खुद ही खुरच रहा था। अच्छे भले चलते फिरते इंसान को हाशिम ज़ुबैरी ने अपाहज बना दिया था, और वो कई हफ्तों से बिस्तर के साथ लगा हुआ था। वो हाशिम ज़ुबैरी को सिवाय कोसने की कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा डॉक्टर फ़ाकत की बर्दाश्त जवाब दे गई और इसने सानिया को फ़ोन कर दिया। उस वक्त सानिया अपने कमरे में लेटी आंसू बहा रही थी। कमरे की खामोशी को मोबाइल फ़ोन की घंटी बहुत देर तक तोड़ती रही। फिर सानिया ने मोबाइल फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर डॉक्टर फ़ाकत का नाम देखकर इसने फ़ोन ऑन करके कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से अपने हर गुस्से और नफरत को दबाकर डॉक्टर फ़ाकत ने बड़ी अपनाई से बात की। कैसी हो सानिया बेटी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था, उससे रहा नहीं गया और मैंने फ़ौरन फ़ोन का सहारा बना लिया। यकीन करो कि अगर मैं चल सकता तो चलकर तुम्हारे पास आ जाता। तुम कैसी हो सानिया? बस जी रही हूँ, सानिया ने मरियल से लहजे में जवाब दिया। आप कैसे हैं? कहाँ हैं आप? मैं अभी तक अस्पताल में ही हूँ। तुम कैसी हो ये बताओ, डॉक्टर फ़ाकत ने कहा। लगता है जैसी ज़िंदगी बेकार हो गई है। मैं तुम्हारे दुख का अंदाज़ा कर सकता हूँ। तुम्हारे दुख से ज़्यादा मुझे तुम्हारे बाप पर गुस्सा है, डॉक्टर फ़ाकत बोला। आपको डैडी पर क्यों गुस्सा है? सानिया ने पूछा। क्या फिर कोई ऐसी वैसी बात हो गई है? अब क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। मेरा मतलब है कि तुम भी जानती होगी। मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कहना चाहते हैं? सानिया के लहजे में भी तक कोई तगय्युर नहीं आया था। कोई बाप अपनी औलाद की खुशियों का दुश्मन हो सकता है, बल्कि मैं कातिल कहूँगा। तुम्हारा बाप तुम्हारी खुशियों का कातिल है। डॉक्टर फ़ाकत ने नमक पाशी शुरू की। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हाशिम ज़ुबैरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैडी भी कुछ देर पहले ही मेरे कमरे से गए हैं। वो बहुत दुखी थे, बार बार कह रहे थे कि अगर मैं ज़फ़र जैसा लड़का तलाश करने निकलूँ तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? सानिया को हैरत हुई थी। यही तो हाशिम ज़ुबैरी का दोगलापन है। क्या दोगलापन है? डैडी कह रहे थे कि जुनैद ने। सानिया ने कुछ कहना चाहा। जुनैद ने क्या? डॉक्टर फ़ाकत ने बात काटी। क्या किया है जुनैद ने? आप जानते हैं? मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती। तुम्हारी आंखों के आगे झूठ की पट्टी बांध दी गई है ताकि तुम सच को ना देख सको। जुनैद का कोई कसूर नहीं है। ज़फ़र को मरवाने वाला तुम्हारा बाप ही है सानिया बेटी। डॉक्टर फ़ाकत की आवाज़ में जोश भरता जा रहा था। इस बात ने एकदम सानिया को उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? डैडी कैसे इसे मरवा सकते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी ज़फ़र से हो। वो अपने वज़ीर दोस्त के बेटे से तुम्हारी बात कर चुके थे। बीच में तुमने ज़फ़र को खड़ा कर दिया। अब हाशिम ज़ुबैरी ने बेटी का दिल भी रखना था
तुम्हारे दिल में कोई फ़र्क भी नहीं आने देना था, इसलिए इसने चाल खेली और जफ़र को मरवा दिया। आप कैसे जानते हैं? सानिया की सांस तेज़ हो गई। मेरी बात की तस्दीक भी अभी अपने बाप से कर लो, तुम्हारे सामने सारी हकीकत आ जाएगी। इससे पूछो कि जफ़र का कातिल जुनैद है कि इसका वो कातिल गुलाम है जो इसके एक इशारे पर भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर रफ़ाकत भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। सानिया के चेहरे पर कई तग़य्युरात अया होने लगे थे। इसने इसी वक्त फ़ोन बंद किया और उठकर कमरे से बाहर चली गई। उस वक्त हाशिम ज़ुबैरी अपने स्टडी रूम में पराजमान था। सानिया ने एकदम कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी हो गई। सानिया के बदले हुए तेवर देखकर हाशिम ज़ुबैरी का माथा ठनका। क्या बात है सानिया? एक बात पूछना चाहती हूँ, सानिया बोली। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। जफ़र को मरवाने वाले आप हैं? सानिया ने एकदम सवाल कर दिया। आप हैं जफ़र के कातिल? ये तुम क्या कह रही हो? ये सुनते ही हाशिम ज़ुबैरी चौंका। मैंने पूछा आपने जफ़र को मरवाया है। मेरे एक सवाल पर आप भड़क क्यों गए? सानिया का लहजा कुछ तेज़ हो गया था। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? ये तो जुनैद ने किया और वो फरार हो गया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हाशिम ज़ुबैरी सोच रहा था कि सानिया इतने इत्मीनान से बात कैसे कर रही है। ये झूठ है। जफ़र को आपने मरवाया है क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मेरी शादी जफ़र के साथ हो, क्योंकि आप मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर चुके थे, सानिया ने कहा। हाशिम ज़ुबैरी चौंका। ये बात सिर्फ डॉक्टर रफ़ाकत ही जानता था। तुमसे किसने कहा है? किसने तुम्हारे कान भरे हैं इन फजूल बातों से? मेरे कान नहीं भरे, मुझे हकीकत बताई गई है। आपने ऐसा क्यों किया है? आपने मुझे भी धोखा दिया और जफ़र की भी जान ले ली। आपने ऐसा क्यों किया था? मुझे अंधेरे में क्यों रखा था आपने? सानिया चीखी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमसे जो भी कहा गया वो झूठ है। एक बार फिर हाशिम ज़ुबैरी ने सानिया को यकीन दिलाने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि जुनैद जफ़र को नहीं मार सकता। कई सालों से मैं जुनैद को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। जुनैद पर यकीन है पर अपने बाप पर यकीन नहीं है। हाशिम ज़ुबैरी से ये बात भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि सच यही है। तुम्हारी भी किससे बात हुई थी? अगर आप जान गए हैं तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। आपने मेरी खुशियों को खून किया। सानिया की आंखों में आंसू जारी हो गए। तुम्हारी किस खुशी का खून नहीं हुआ है? जो हुआ इसे भूल जाओ। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी चली जाऊँगी, सानिया कहकर कमरे से बाहर चली गई। हाशिम ज़ुबैरी इसके पीछे लपका। सानिया, पागल जैसी बातें मत करो। डॉक्टर रफ़ाकत पागल हो गया है। वो मुझसे जाने किस बात का बदला लेना चाहता है। तुम इसकी बातों में आ गई हो। हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। काश मैं जफ़र का आपसे जिक्र ही ना करती। कमरे में जाने से कबल एक लम्हे के लिए रुककर सानिया बोली। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। मुझे रोकने की कोशिश न करें वरना मैं अपने साथ कुछ भी कर लूँगी, सानिया ने धमकी दी। तुम अभी अपने कमरे में जाओ, हम फिर बात करेंगे। हाशिम ज़ुबैरी ने इसका बाजू पकड़कर कहा। मेरी माँ भी आपकी वजह से बिस्तर के साथ लगी हुई है। मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मैं भी अपनी ज़िंदगी अपाहज बनकर गुजारूं, सानिया ने कहकर एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और अपने कमरे में चली गई। सानिया के कमरे के बाहर हाशिम ज़ुबैरी गुस्से में खड़ा सोचता रहा और इसने कई बार डॉक्टर रफ़ाकत का नाम नफरत से लिया। फिर इसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल की और कॉल बंद करने के बाद इसी जगह टहलता रहा। 20 मिनट गुजरे थे कि बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकी और अंदर से एक डॉक्टर और 2 नर्सें बाहर निकली। वो अपने लिबास से डॉक्टर और नर्सें लग रही थी। हकीकत में वो शोबे से मुंसलिक नहीं थी। इनको अख्तर पठान ने ही हाशिम ज़ुबैरी के हुक्म पर भेजा था। लड़के ने स्टीचर उठा रखा था। वो तीनों हाशिम ज़ुबैरी के पास चले गए। हाशिम ज़ुबैरी ने एक लड़की को इशारे से कहा कि उसाने के कमरे का दरवाज़ा बजाए। इस लड़की ने आहिस्ता से कमरे पर दस्तक ही देनी चाहिए थी कि इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला और सानिया हाथ में सूटकेस लिए दरवाज़ा खोलते ही नमूदार हो गई और हाशिम ज़ुबैरी का इशारा पाते ही एक लड़की जिसने पहले अपने हाथ में एक रुमाल पकड़ा हुआ था, इस पर बेहोशी की दवाई भी लगा रखी थी, वो रुमाल इसने सानिया के मुंह पर रख दिया, जबकि दूसरी लड़की ने सानिया को पकड़ लिया। सानिया ने अपने आप को इनसे छुड़ाने के लिए मुज़ाहमत की और कुछ देर के बाद वो बेहोश होकर दोनों लड़कियों के बाजू में झूल गई। दोनों लड़कियों ने सानिया को आराम से फर्श पर ही लिटा दिया। लड़के ने स्टीचर ज़मीन पर रखा और दोनों लड़कियों ने सानिया को उठाकर स्टीचर पर लादा। हाशिम ज़ुबैरी ने इस लड़के से कहा, अख्तर ने समझा दिया था? जी समझा दिया था कि मेरी बेटी समझे। मैं समझता हूँ सर, जाओ और ले जाओ, हाशिम ज़ुबैरी ने कहा और वो स्टीचर उठाकर सानिया को एम्बुलेंस तक ले गए। स्टीचर अंदर रखकर उन्होंने एम्बुलेंस स्टार्ट की
और हाशिम ज़ुबैरी के बंगले से बाहर निकल गए। डॉक्टर रफ़ाकत, तुम्हारा इलाज भी करना होगा, हाशिम ज़ुबैरी ने कहते हुए गुस्से से अपने दोनों हाथ बंद कर लिए। हाशिम ज़ुबैरी ने अख्तर को अपने पास बुला लिया। हाशिम ज़ुबैरी इससे कह रहा था, सबसे पहले तुम सानिया के बाहर जाने का इंतज़ाम करो। मैं साउथ अफ्रीका फ़ोन कर दिया है, वो सानिया को एयरपोर्ट से ले जाएंगे। और देखो, इंतज़ाम वैसा ही करना जैसा पहले किया था। आप फिक्र न करें, वैसा ही होगा, अख्तर ने कहा। दूसरा काम ये करना है कि शेरू को मैंने बुलाया है, इससे ये पूछना है कि जुनैद को इसने किस हवेली में देखा था। मानता है तो ठीक, वरना इसे ख़त्म कर देना। तीसरा काम यह कि तुम आज रात डॉक्टर रफ़ाकत का मुंह बंद करके वापस जाओगे। ठीक है, अख्तर ने इस बात में सर हिला दी है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और हाशिम ज़ुबैरी की इजाज़त से शेरू अंदर आ गया। शेरू डरा और सहमा हुआ था। वो एक तरफ हाथ बांधकर खड़ा हो गया। जैसे इसे हाशिम ज़ुबैरी का पैगाम मिला, वो दौड़ता हुआ आ गया था। हाशिम ज़ुबैरी ने इसकी तरफ कहर आलूद देखा। बताओ, तुमने जुनैद को किसी की हवेली में देखा था? शेरू के लिए जुनैद सुहाने रूह बन गया था। वो जानता था कि अब अगर इसने झूठ बोला तो इसकी जाबख्शी नहीं की जाएगी। हाशिम ज़ुबैरी का लबो लेजा इसके जिस्म में दौड़ता हुआ खून सल्ब करने के लिए काफ़ी था। चुनाचे वो बोला, मैंने इसे मलिक खलील की हवेली में देखा था। फिर तुमने झूठ क्यों बोला था? हाशिम ज़ुबैरी गरजा, मुझे उन्होंने मारा था। शेरू काँप गया। किसने मारा था? हाशिम ज़ुबैरी ने पूछा। मलिक खलील के बेटे सलीम ने मुझे मारा था और मना किया था कि मैं आप लोगों को कुछ ना बताऊं। मेरे बीवी और बच्चे इस गांव में रहते हैं, मुझे उनकी फ़िक्र है, मैं कोई दुश्मनी नहीं पाल सकता। शेरू की आवाज़ लर्ज़ रही थी। मेरा नमक खाते रहे, मुझसे झूठ बोल दिया। जानते हो तुमने हमारा कितना वक्त ज़ाया किया है? हाशिम ज़ुबैरी इस पर बरस पड़ा। शेरू पहले से भी ज़्यादा सहम गया। ये बात न छुपाते तो आज जुनैद हमारे पास होता। माफ़ी दे दे, अब मैंने सच बता दिया है। मुझे ये भी डर है कि मेरी बीवी और बच्चों के साथ जाने क्या सलूक करे। हाशिम ज़ुबैरी सोचने लगा, फिर बोला, अब तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? आप मुझसे बच्चों की कसम ले लें। अब आपके साथ झूठ नहीं बोलूँगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। शेरू ने हाशिम ज़ुबैरी के सामने हाथ बांध रखे थे और इसका जिस्म अभी तक काँप रहा था। तुमसे उसने क्या कहा था? जवाब में शेरू ने वो तमाम बातें बता दी जो इससे इलियास ने की थी। हाशिम ज़ुबैरी और अख्तर सुनते रहे। फिर हाशिम ज़ुबैरी बोला, तुम अपने गांव चले जाओ और अपने घर में रहो। उन लोगों से भी मिलो और इनको बताओ कि तुमने पता कर लिया है कि जुनैद की तलाश में अब लोग क्यों हैं। इन्हें बताना कि जुनैद के पास 10 करोड़ रुपए की कीमती हीरे हैं। वो हीरे इसने मेरे चुराए हैं, इसलिए हमें जुनैद की तलाश है। हाशिम ज़ुबैरी ने जानबूझकर अपने हीरों की कीमत ज़्यादा बताई थी। इन पर यह शक मत होने देना कि हमसे कोई तुम्हारी बात हुई थी, बल्कि ये तुम्हें मुलाजमों से पता चला है। शेरू बोलो, जी बेहतर है, ऐसा ही करूँगा। उनसे कहना कि तुम एक हफ्ता की छुट्टी पर आए हो, फिर देखना तुमसे क्या कहते हैं। जो वो कहें, इनकी बात सुनकर तुम हमारे पास आ जाना। ये भी मुमकिन है कि रात के किसी पहर ये बंदा तुम्हारे घर पहुँचे, तुम इसको सारी बात बता देना। बहुत बेहतर। शेरू इनके आगे ऐसे खड़ा था जैसे ज़रख़री ग़ुलाम हो। ऐसा ही तो था, वो इसके साथ कोई भी सलूक कर सकते थे। वैसे भी इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, कमज़ोर को ताकतवर अपना ग़ुलाम ही समझते हैं। अब तुम जाओ और सुबह होते अपने गांव की तरफ चले जाना। याद रखना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दूंगा। हाशिम ज़ुबैरी का आखिरी जुमला बोलते हुए लहजा ख़तरनाक हो गया था। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं जाऊँ जी। इनके सामने खड़े रहने से शेरू का डर बढ़ता ही जा रहा था। तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए हो? हाशिम ज़ुबैरी ने एक बार फिर पूछा। जी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया हूँ। शेरू को बस ये था कि वो इनके सामने से चला जाए। जाओ। हाशिम ज़ुबैरी ने जैसे ही कहा, शेरू कमरे से बाहर चला गया। क्या ये अब भी हमारे साथ सच ही बोलेगा? इसके जाते अख्तर पठान ने अपना अंदेशा बयान किया। इसके चेहरे पर खौफ ने देख रहे थे तुम। अब वो अपने बच्चों को भी ये नसीहत ज़रूर करेगा कि कभी हाशिम ज़ुबैरी के आगे झूठ मत बोलना। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम जाओ और डॉक्टर रफ़ाकत की ज़ुबान को मीठी और लंबी नींद सुला दो। बहुत बोलने लगा है और इसकी आवाज़ की चिंगारियों से मेरे घर में आग लगने का अंदेशा है। इससे पहले कि मेरे घर में आग लगे, इस चिंगारी को दबा दो जो आग का बाइस बन सकती है। हाशिम ज़ुबैरी ने कहा। मैं जाता हूँ, अख्तर बोला। एक बात याद रखना, अपने काम में सफाई का ख्याल रखना, कोई सबूत न मिले। हाशिम ज़ुबैरी ने तंबीह की। पहले कभी सबूत छोड़ा है? बहुत एहतियात की ज़रूरत है, हाशिम ज़ुबैरी ने कहकर अपने महंगे ब्रांड का सिगरेट निकालकर होंठों में दबा ली। अख्तर कमरे से बाहर चला गया। रात के 10 बज चुके थे।
अख्तर टैक्सी में सवार अस्पताल तक पहुंचा। इसने अस्पताल से एक चौक पहले ही छोड़ दी थी। वो पैदल ही अस्पताल तक पहुंचा और अंदर जाते ही सीधा इस्तकबाली लड़की के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने पूछा, मुझे अपना चेकअप करवाना है, इसके लिए आपको दूसरी मंजिल पर जाना होगा और डॉक्टर्स मौजूद है। लड़की ने जवाब दिया। अख्तर सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। इसी मंजिल के कमरा में डॉक्टर रफ़ाकत ज़ेरे इलाज था। अख्तर चलता हुआ सीधा उस कमरे के सामने पहुंच गया जहाँ डॉक्टर रफ़ाकत था, जबकि मरीजों को देखने के लिए 2 डॉक्टर दूसरी तरफ बैठे थे जहाँ मरीजों का रश भी था। अख्तर ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, इसे घुमाते दरवाज़ा खोल दिया। अंदर डॉक्टर रफ़ाकत बेड पर लेटा हुआ टेलीविज़न देख रहा था। वो अख्तर को जानता था। इसको देखते मुतहय्यर होकर बोला, तुम यहाँ? आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। तुम और खिदमत? ये कहते डॉक्टर रफ़ाकत ने बिजली सी तेज़ी से इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया। अख्तर ने मौका नहीं दिया और सिरहाना उठाकर डॉक्टर रफ़ाकत के चेहरे पर रख दिया। इसने पूरा दबाव डाल दिया था। डॉक्टर रफ़ाकत मुज़ाहमत करने लगा। हाथ पैर चलाने से साइड टेबल से कुछ चीज़ें नीचे गिरकर टूट भी गई थी। अख्तर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर रफ़ाकत का जिस्म ढीला हो गया। मौत की तस्दीक करने के बाद अख्तर जैसे अस्पताल में आया था इसी तरह चला गया। इसकी दानिश में था कि वो इस कत्ल के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़कर गया, जबकि ये इसकी खामख्याली थी। वो डॉक्टर रफ़ाकत के कमरे में अपना एक सबूत छोड़ गया था।